तो हाँ जी बच्चों, आज हम अपनी इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर में बेसिकली है क्या, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है। देखो, अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूँ ना, इंडियन इकोनॉमी की बात करूँ तो इंडियन इकोनॉमी जो अंग्रेज़ थे, हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स जो आए थे, वो 1757 के आसपास 1757 के आसपास आए थे और वो गए कब थे, 1947 में। नियरली 200 ईयर्स उनका राज था हमारी इंडिया पे। क्लियर है, इंडिया पे उनका राज था। तो इस टाइम पीरियड में हमारी इकोनॉमी कैसी थी, इस टाइम पीरियड में हमारी इकोनॉमी को कैसे उन्होंने निचोड़ा, ये भी हमने इस चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ना है। मतलब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस उन्होंने हमारी इकोनॉमी की हालत कैसी छोड़ी थी, हम ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर, ठीक है। अगर मैं बात करूं इनसे अंग्रेज़ों के आने से पहले, ठीक है, अंग्रेज़ों के आने से पहले 1757 से पहले, तो इंडिया की इकोनॉमी ना बहुत अच्छी थी। इंडियन इकोनॉमी को उस टाइम सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्लियर है, इतना पैसा था इंडिया के पास। इंडिया की उस टाइम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत फेमस थी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री मतलब इंडिया जो सामान बनाता था, हैंड से जो सामान बनाता था, ठीक है, वो इंडस्ट्री सबसे फेमस थी इंडिया की। और उसके जो गुड्स थे बड़े ही महंगे बिकते थे बाहरली किसी कंट्री में। क्लियर है, ईरान वगैरह में, उस टाइम तो पर्शिया कहते थे उसे, तो वहाँ पे जो इंडिया के गुड्स जाते थे वो बड़े महंगे बिकते थे। तो अगर मैं और कहूँ कि 1757 मीन्स अंग्रेज़ों के आने से पहले, तो इंडिया इकनॉमी एक अच्छी इकनॉमी थी। क्लियर है, लेकिन 1757 के बाद जैसे जैसे अंग्रेज़ हमारी कंट्री में घुसते चले गए, अंग्रेज़ों ने क्या करा कि हमारी कंट्री को ना सप्लायर बना दिया। किसका? रॉ मटेरियल का। किसका सप्लायर बना दिया? सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। और अंग्रेज़ पता है क्या करते थे हमारी कंट्री से? हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल उठाते थे और कहाँ ले जाते थे? ब्रिटेन ले जाते थे। कहाँ ले जाते थे? ब्रिटेन ले जाते थे, अपनी देश। क्लियर है, और वहाँ से गुड्स बना के, मैन्युफैक्चर करके गुड्स बना के फिर से इंडियन मार्केट में बेचते थे। कहने का मतलब हमारी मार्केट को क्या बना दिया था उसने? हमारी इकोनॉमी को क्या बना दिया था? सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। हमारी इकोनॉमी सप्लाई करती थी रॉ मटेरियल और ब्रिटेन क्या करता था? अपने यहाँ ले जाके रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स बना के और हमारी कंट्री में वो सेल कर देता था। और क्योंकि ब्रिटेन मशीन मेड प्रोडक्ट बनाता था, मशीन से बनाता था, तो उसके गुड्स क्या होते थे? सस्ते होते थे। और हमारे यहाँ कंट्री में कैसे बनते थे? हैंडीक्राफ्ट गुड्स। तो धीरे धीरे हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी क्या होगी? ख़त्म होगी। इसका मतलब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री यहाँ तो अच्छी थी, बट जैसी जैसी इस एरिया में आई, मीन्स इनके पीरियड में आई, तो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी क्या होगी? डिस्ट्रॉय होगी। क्लियर है, तो यही हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि कैसे जो ब्रिटिश थे उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ा हमारी इकोनॉमी पे। क्लियर है, कैसे उन्होंने लूटा, क्या हम जो हमें सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया। ठीक है ना, यही हमने इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि कॉलोनियल रूल क्या होता है, कॉलोनी क्या होती है। कॉलोनी क्या होती है ना, देखो, कॉलोनी क्या होती है, जैसे एक ये पर्सन है, ए पर्सन है, ठीक है, ए पर्सन ने किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे कब्जा कर लिया है। इस पर्टिकुलर एरिया पे ए ने कब्जा कर लिया है। अब यहाँ के पॉलिटिकल डिसीजन भी ए लेता है। ए एक पर्सन है, यहाँ के पॉलिटिकल डिसीजन भी ए लेता है, सोशल डिसीजन भी ए लेता है, इस एरिया के इकोनॉमिकल डिसीजन भी ए लेता है। तो इस एरिया को मैं पता क्या कह दूंगा? ये कॉलोनी है किसकी? एरिया की, ए की, सॉरी, कॉलोनी ऑफ ए। ये किसकी कॉलोनी है? ए की। अगर किसी एरिया, पर्टिकुलर एरिया पे हमारा इस तरीके से कब्जा होता है कि उसके उस एरिया के पॉलिटिकल डिसीजन, उस एरिया के सोशल डिसीजन, उस एरिया के इकोनॉमिकल डिसीजन अगर हमारे हाथ में आ जाए तो वो हमारी कॉलोनी बन जाती है। क्लियर है, सिमिलरली इंडिया जो थी उस टाइम, इंडिया जो था हमारा उस टाइम, ये ब्रिटेन था मान लो कहीं, तो ब्रिटेन ने हमारे देश पे कब्जा कर लिया था। तो हमारे देश के पॉलिटिकल डिसीजन, हमारे देश के इकोनॉमिकल डिसीजन और हमारे देश के सोशल डिसीजन, ये सारे डिसीजन कौन लेता था? ब्रिटेन लेता था। इसलिए ब्रिटेन, हम कहते थे कि इंडिया एक कॉलोनी है ब्रिटेन की। क्लियर है, तो तो पता लग गया कॉलोनियल का मतलब क्या होता है। कॉलोनियल का मतलब क्या होता है कि भाई एक ऐसा एरिया पे कब्जा है तुम्हारा जहाँ के पॉलिटिकल डिसीजन, इकोनॉमिकल डिसीजन और सोशल डिसीजन अगर तुम ले रहे हो तो वो तुम्हारी कॉलोनी बन जाएगी। तो उस टाइम हम कहें तो इंडिया कॉलोनी थी किसकी?
ब्रिटेन की। क्लियर है? ठीक है, तो आगे चलो। हाँ जी, नोट्स पे आ जाओ। अब देखो नोट्स से पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ अगर कॉलोनियल रूल, तो कॉलोनियल रूल का मतलब क्या होता है? लिखा है इट रेफर्स टू द सिस्टम बिटवीन टू कंट्रीज, दो कंट्रीज के बीच में ऐसा सिस्टम अंडर विद वन कंट्री बीइंग द रूलर, एक कंट्री क्या बन जाती है? रूलर बन जाती है। रूलर कौन सी कंट्री बनेगी? कौन सी कंट्री रूलर बनेगी? ब्रिटेन। ब्रिटेन उस टाइम रूलर था। रूलर मीन्स जो कब्जा करता है, और इंडिया क्या हो गया था? कॉलोनी बन गया था उसकी। कॉलोनी कौन सी होती है? जो कब्जा हो जाती है। क्लियर है? तो उस वो लिखा है कि ये क्या लिखा है यहाँ पे कि ऐसा सिस्टम दो कंट्रीज़ के बीच में जिसमें एक कंट्री क्या होती है? रूलर होती है, और दूसरी कंट्री क्या होती है? कॉलोनी होती है। क्लियर है? और वही जो रूलर होता है वो डिटरमाइन करता है क्या? इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ कॉलोनी। उस कॉलोनी की इकोनॉमिक पॉलिसी, सोशल पॉलिसी, पॉलिटिकल पॉलिसीज भी कह लो तुम, वही डिटरमाइन करता है। क्लियर है? आगे यहाँ पे लिखा है कि नियरली कितने साल 200 ईयर्स 200 ईयर्स 1757 से लेकर 1947 तक हमारे देश पे किसका कब्जा था? ब्रिटेन का कब्जा था। क्लियर है? तो इसमें तुमने कॉलोनियल रूल में क्या याद रखना है? बस ये दो चार बातें कि ऐसा सिस्टम दो कंट्रीज़ के बीच में, ऐसा सिस्टम जिसमें एक कंट्री क्या होती है? रूलर, और दूसरी कंट्री क्या होती है? कॉलोनी, जो डिटरमाइन करती है, क्या डिटरमाइन करता है? रूलर क्या डिटरमाइन करता है? इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ कॉलोनी। कॉलोनी की इकोनॉमिक पॉलिसीज भी वही डिटरमाइन करता है, तो उसे क्या कह देते हैं? कॉलोनियल रूल। और हमारी कंट्री में कितने ईयर तक था कॉलोनियल रूल? 200 ईयर्स तक था, 1757 से लेकर 1947 तक। ठीक है? आगे लिखा भी है, देखो, ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉयटेड द इंडियन कंट्री एंड फॉर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया, और वही फॉर्म करते थे इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया में। क्लियर है? चलो, इस लाइन का वैसे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, तुम इसे मत ध्यान रखो। आगे स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट, कि स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? हमारी जो इकोनॉमी थी ना उस टाइम स्टैग्नेंट थी। स्टैग्नेंट मतलब क्या होता है? कि ऐसी इकोनॉमी जिसकी ग्रोथ रेट बिल्कुल ना के बराबर है। मीन्स बड़ी स्लो ग्रोथ रेट है, ना के बराबर कह लो, जीरो ग्रोथ रेट है। अगर ग्रोथ रेट हो भी रही ना तो 0.001% ऐसे ग्रोथ रेट हो रही है। ठीक है ना? तो लिखा है यहाँ पे कि हमारी कंट्री कैसी थी? जो स्टक हो गई थी और वेरी लो एट इट्स पाथ ऑफ डेवलपमेंट। तो हमारी जो कंट्री थी वो उस टाइम स्टैग्नेंट इकोनॉमी वाली कंट्री थी हमारी, अंग्रेज़ों के टाइम, क्योंकि हमारी इकोनॉमी स्टक मतलब रुक गई थी, या फिर अगर ग्रोथ हो भी रही थी ना तो ग्रोथ बड़ी लो थी, वेरी लो। क्लियर है? डेवलपमेंट का मतलब कि जीडीपी वगैरह हमारी कंट्री की तो बिल्कुल नील हो गई थी, जीरो ही हो गई थी। अगर ग्रोथ रेट हो भी रही थी तो बड़ी स्लो हो रही थी। ठीक है? स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब पता लग गया, ऐसी इकोनॉमी जो रुकी हुई है जिसकी ग्रोथ, या फिर अगर ग्रोथ हो भी रही है तो बड़ी स्लो, 0.0001% ऐसे ग्रोथ रेट थे हमारी कंट्री का। क्लियर है? तो दो चीज़ें हमने पढ़ी। कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल क्या होता है? कि ऐसा सिस्टम दो कंट्रीज़ के बीच में जिसमें एक कंट्री रूलर होती है और दूसरी कंट्री कॉलोनी होती है, और रूलर कंट्री डिटरमाइन करती है इकोनॉमिक पॉलिसी कॉलोनी की। क्लियर है? और अंग्रेज़ों ने हमारे साथ, हमारे जो इंडिया पे कितने साल तक कब्जा किया? 200 ईयर्स तक, 1757 से लेकर 1947 तक। और हमारी इकोनॉमी कैसी थी उस टाइम? स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के क्या क्या फीचर्स थे उस टाइम? बिफोर कॉलोनियल रूल, मतलब अंग्रेज़ों के आने से पहले, अंग्रेज़ों के आने से पहले हमारा इंडिया कैसा था? तो अंग्रेज़ों के आने से पहले हमारा इंडियन कैसा था? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो था हमारा मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था उस टाइम। एग्रीकल्चर पे ज़्यादातर लोग हमारे डिपेंड थे। 85% 85% लोग हमारे कंट्री के डिपेंडेंट थे किस पे? एग्रीकल्चर पे। डायरेक्टली डिपेंडेंट थे या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट थे? डायरेक्टली मतलब कि सीधा ही खेती कर रहे हैं, और इनडायरेक्टली कैसे? डेयरी फार्म के लिए खोली हुई किसी ने। क्लियर है? तो वो चीज़ जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है इनडायरेक्टली, वैसे उससे उस पर डिपेंडेंट थे। क्लियर है? कहने का मतलब कि एट द टाइम ऑफ बिफोर कॉलोनियल रूल एग्रीकल्चर पे 85% लोग क्या थे? डिपेंडेंट थे। क्लियर है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसके बाद अगर मैं कहूँ ना, तो हमारे यहाँ जो फार्मर थे उस टाइम हमारे फार्मर पता है क्या करते थे? फार्मर जो थे हमारे यहाँ अंग्रेज़ों के आने से पहले, हमारे यहाँ फार्मर वही क्रॉप उगाते थे जो उनके यूज़ में होती थी।
वही क्रॉप्स उगाते थे। कौन सी क्रॉप? जो उनके यूज़ में होती थी, जो वो यूज़ करेंगे। फसलें वो वाली उगाते थे जो वो यूज़ करेंगे। और उन फसलों का वो अगर किसी से गुड्स लेने भी होता था, जैसे कोई घड़े बनाने वाला बंदा है, ठीक है ना, घड़े बनाने वाला बंदा है, तो वही क्रॉप्स वो उस घड़े बनाने वाले को देते थे और वो बदले में घड़े दे देता था। मन मीन्स बार्टर सिस्टम चलता था। ठीक है, अंग्रेजों के आने से पहले बार्टर सिस्टम हमारी कंट्री में ज़्यादा चलता था। उसमें क्या होता था, अगर किसी भी बंदे से हमने किसी भी आर्टिस्ट से कोई चीज़ परचेज करनी होती थी, बदले में उसे हम वही क्रॉप्स दे देते थे। तो याद रखना सेकंड पॉइंट में क्या है, सेकंड पॉइंट में यही है कि फार्मर कौन सी क्रॉप्स उगाते थे, जो उनके यूज़ में होती थी। और दूसरी बात, फार्मर उस क्रॉप्स का और क्या यूज़ करते थे, बार्टर सिस्टम के रूप में यूज़ करते थे, चीज़ों के बदले चीज़ें लेते थे। अगर किसी आर्टिस्ट से कोई चीज़ लेनी है तो बदले में उसे वो क्रॉप्स दे देते थे। तो देखो यही लिखा है सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट देखो लिखा है फार्मर रेज्ड ओनली दोज क्रॉप्स, केवल वही क्रॉप्स उगाते थे जो उनके यूज़ की होती थी, हिज ओन यूज़। और वो शेयर करते थे ये वाली क्रॉप, किससे शेयर करते थे, विलेज आर्टिशियन हु सप्लाइड द सिंपल मैन्युफैक्चर एंड डोमेस्टिक कंजप्शन। क्लियर है, ऐसा पर्सन जो सिंपल जो गुड्स थे वो सप्लाई करता था, तो बदले में उन्हें वो क्या क्या देते थे, क्या दे देते थे, क्रॉप्स दे देते थे, बदले में वही फसलें दे देते थे। क्लियर है, तो सेकंड पॉइंट में बस इतनी सी बात याद रखनी है। इसके बाद है नेक्स्ट कि इंडिया क्या करता, इंडिया ट्रेड करता था किससे, अच्छी खास एक्सटेंसिव ट्रेड करता था, मतलब बढ़िया ट्रेड करता था विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर, और अदर कंट्रीज से भी, चाहे एशियन कंट्री होती थी चाहे यूरोप में। क्लियर है, दोनों से वो अच्छा ट्रेड करता था, बड़ा भारी ट्रेड करता था। क्लियर है। इंडिया हैज़ फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अंग्रेज़ों से के आने से पहले हमारी जो इंडस्ट्री फेमस थी, कौन सी इंडस्ट्री फेमस थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ऑल ओवर द ग्लोब हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो बड़ी फेमस थी। और इंडिया कैसी इकोनॉमी थी अंग्रेजों के आने से पहले, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी, किसी का राज नहीं था हमारे ऊपर। सेल्फ रिलायंट, सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है फाइनेंशियली हम किसी पे डिपेंड नहीं थे, फाइनेंशियली हम किसी पे डिपेंड नहीं थे। ठीक है। एंड प्रोस्पोरस इकोनॉमी कंट्री थी, मीन्स सर्वगुण संपन्न कह लो, ठीक है ना, ऐसी कंट्री थी हमारी। आगे बस एक छोटी सी बात और लिखी हुई है, ये ध्यान से देख लेना कि बिफोर कॉलोनाइजेशन इंडिया को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया। अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया। तो अभी तक देखो हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने क्या पढ़ा, कॉलोनियल रूल पढ़ा। कॉलोनियल रूल के अंदर मैंने बताया कि ऐसा सिस्टम दो कंट्रीज़ के बीच में जिसमें एक रूलर होता है जो डिटरमाइन करता है इकोनॉमिक पॉलिसी कॉलोनी की। क्लियर है। फिर हमने स्टैग्नेंट इकोनॉमी पढ़ी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या है, ऐसी इकोनॉमी जो रुक गई है, या फिर अगर ग्रोथ रेट हैवी तो बड़ा ही लो ग्रोथ रेट है। फिर हमने क्या पढ़ा, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर कॉलोनियल रूल, अंग्रेजों के आने से पहले क्या क्या फीचर्स थे। तो 85% लोग डिपेंड थे किस पे, एग्रीकल्चर पे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फार्मर केवल वही फसल उगाते थे जो उनके यूज़ की होती थी। अगर कोई सरप्लस बचती थी फसल तो शेयर कर देते किससे, जो मैन्युफैक्चरर थे, जो कोई गुड्स बनाते थे, ठीक है ना, हैंडीक्राफ्ट गुड्स वगैरह बनाते थे, वो जब फार्मर को लोड पड़ती थी खरीदने की तो वो बदले में वो शेयर करते थे। इंडिया एंजॉय करता था ट्रेड अच्छा खासा किससे, विद इन द कंट्री और एशिया और यूरोपियन कंट्री से वो ट्रेड अच्छा खासा शेयर करता था। और इंडिया फेमस था उस टाइम किससे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए। इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, इंडिपेंडेंट थी, सेल्फ रिलायंट थी और प्रोस्पोरस इकोनॉमी थी। ठीक है जी। और सोने की चिड़िया इंडिया को कहा जाता था। इसके बाद नेक्स्ट देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था हमारा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो एग्रीकल्चर सेक्टर पता है कैसा था हमारा, हमारे यहाँ जमींदारी सिस्टम चलता था। हमारे यहाँ क्या चलता था, जमींदारी सिस्टम। वेट, जमींदारी सिस्टम, ये जमींदारी सिस्टम क्या होता है, सुनो इधर ध्यान से। जैसे फॉर एग्जांपल अंग्रेज़ों के टाइम क्या होता था कि ये गवर्नमेंट होती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है ना, इन्होंने क्या कर रखा था, इन्होंने अपने नीचे जमींदार रख रखे थे। जमींदार मतलब हर गांव में एक जमींदार बना दिया इन्होंने। और वो जमींदार क्या करता था, मीन्स उस गांव की सारी ज़मीन किसकी होती थी, इस जमींदार की होती थी। हर गांव में उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या कर रखा था, हर गांव में एक जमींदार बना दिया
और उस जमींदार, वो जो जमींदार था उस गांव की सारी ज़मीन किसकी होती थी? उस जमींदार की होती थी। और उस गांव में रहने वाले लोग उस जमींदार की ज़मीन पे खेती करते थे, ठीक है ना। उनको क्या कहा जाता? टीलर ऑफ द सोयल। उनको कहा जाता था उस टाइम टीलर ऑफ द सोयल, ठीक है। मीन्स एक तरीके से मैं फार्मर कह लूँ, ठीक है ना। और ये टीलर ऑफ द सॉइल क्या थे? कि ऐसे बंदे जो खेती तो करते थे लेकिन इनकी खुद की ज़मीन नहीं होती थी, ठीक है। तो ये जो पर्सन थे, खेती जो फार्मर थे, टीलर ऑफ द सॉइल थे, ये खेती करते थे लेकिन इन्हें बदले में क्या मिलता था? जमींदार क्या करता था? जितना भी अनाज उगा वो क्या करता था? इनके पास बस खाने पीने जोगे छोड़ देता था और बाकी सारा जो सामान था वो उठा के ले जाता था। क्लियर है। और जो परसेंटेज इसकी तय थी गवर्नमेंट से, वो परसेंटेज ये गवर्नमेंट को जमा करा देता था। क्लियर है। तो दोबारा सुन लो, गवर्नमेंट क्या करती थी? हर गांव में एक जमींदार रखती थी। वो जमींदार क्या करते थे कि किसान जो उसमें रहते हैं, गांव में रहते थे, उनसे खेती कराते थे, ठीक है। लेकिन ज़मीन जो होती थी वो सारी जमींदार की होती थी। जो खेती करते थे किसान, उनकी ज़मीन नहीं होती थी। क्लियर है। तो जितना भी अनाज उगता था वो जमींदार ले जाता था और जमींदार अपनी परसेंटेज रखने के बाद सारा अनाज किसको शिफ्ट कर देता था? गवर्नमेंट को दे देता था। क्लियर है। तो कई बार तो गवर्नमेंट के प्रेशर में जमींदार खाने पीने योग्य भी अनाज नहीं छोड़ता था किसानों के पास। क्लियर है। गवर्नमेंट के प्रेशर में कई बार तो ऐसा होता था कि खाने पीने योग्य भी नहीं छोड़ता था जमींदार इनके पास। तो बड़ी ही बेकार हालत हुई पड़ी थी इनकी, फार्मर की, हमारी उस टाइम, ठीक है। चलो देखो, तो इसके अंदर पढ़ते हैं ज़रा क्या है। तो जमींदारी सिस्टम क्या था? तो देखो क्या लिखा है। अंडर दिस सिस्टम ओनरशिप राइट ऑफ लैंड वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फार्मर टू जमींदार। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब देश आज़ाद हुआ हमारा, तो सबसे पहला काम क्या हुआ? सॉरी, अंग्रेज़ों के जमींदारी सिस्टम के दौरान क्या हुआ? अंग्रेज़ों के जमींदारी सिस्टम दौरान क्या हुआ कि हमें क्या देखने को मिला कि जो ओनरशिप राइट था, मालिकाना हक था, वो फार्मर से ट्रांसफ़र हो गया किसको? जमींदार्स को। क्लियर है। जब अंग्रेज आए ना, तो उन्होंने जो ओनरशिप राइट था, मालिकाना हक था लैंड का, वो फार्मर्स की बजाय किसको दे दिया? जमींदार को दे दिया। और जमींदार्स क्या थे? नॉमिनल हेड ऑफ द लैंड। अब लैंड के जो मालिक थे, मैंने बताया ना, लैंड के मालिक कौन थे? अंग्रेजों ने किसको बना दिया था? हर गांव में जमींदार को लैंड का मालिक बना दिया था, जो क्या करता था? हु कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर। फार्मर से रेवेन्यू कलेक्ट करता था, इनकम कलेक्ट करता था। मीन्स वही फसल, उसे लगान कहते थे। और वो डिपॉजिट कर देता था किसको? कॉलोनियल गवर्नमेंट को। ठीक है। मैंने कहा ना कि ये गवर्नमेंट है और ये जमींदार है। ये क्या करता था? फार्मर से कलेक्ट करता था जमींदार रेवेन्यू, जो फसल थी, इनकम, और ये जो थी चीज़ें, ये किसको सबमिट कर देता था? गवर्नमेंट को सबमिट कर देता था। क्लियर है। क्योंकि क्लियर है यहाँ तक, जो भी परसेंटेज इसकी तय होती थी। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है। इसके बाद अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेजों ने क्या कहा? जमींदार को कहा कि भाई तुम ऐसी फसलें उगाओ, ऐसी कैश क्रॉप उगाओ। देखो, दो तरह की फसलें होती है, एक खाने पीने योग्य वाली जैसे राइस, वीट, ठीक है ना, और एक होती है कैश क्रॉप। जैसे कैश क्रॉप कौन सी होगी? कॉटन, जूट, इंडिगो, जो यूज़ होती है इंडस्ट्री में। उस टाइम इंडस्ट्री में यूज़ होती थी, ठीक है ना, गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, कॉटन वगैरह। तो अंग्रेज़ों ने क्या कहा कि फार्मर्स को तुम कैश क्रॉप ज़्यादा उगाओ, खाने पीने सेल्फ कंजप्शन वाली चीज़ें मत उगाओ, ठीक है। और इस कैश क्रॉप उगाने के लिए वो हाई प्राइस भी देते थे, ठीक है। और वो कैश क्रॉप क्यों उगाते थे? क्योंकि वो यहाँ से कैश क्रॉप क्या करते थे? अपनी जो ब्रिटिश इंडस्ट्री थी उसके लिए रॉ मटेरियल भी तो चाहिए इंडस्ट्री के लिए। तो कैश क्रॉप्स इसलिए उगाते थे क्योंकि कॉटन वगैरह उन्हें चाहिए होता था अपनी इंडस्ट्री के लिए। क्लियर है। तो वो सारी जो कैश क्रॉप थी एज अ रॉ मटेरियल ले जाते थे अपनी इंडस्ट्री में। बात समझ आई? तो इसलिए अंग्रेज़ों ने कहा कि तुम जो इंडिया के फार्मर को प्रेशराइज किया कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या उगाओ? कैश क्रॉप्स उगाओ। तो सेकंड पॉइंट देखो, यही लिखा है। सेकंड पॉइंट में देखो लिखा है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमर्शलाइजेशन का मतलब कि एग्रीकल्चर को उन्होंने एक तरीके का बिजनेस बना दिया था अंग्रेज़ों ने।
देखो इधर लिखा है, इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल। यहाँ पे अब प्रोडक्शन वो कह रहे थे कि वो वाली प्रोडक्शन करो जो सेल होती है, रैदर देन द सेल्फ कंजप्शन। खाने पीने योग्य वाली चीज़ें मत करो जो सेल्फ कंजप्शन के लिए होती है, वो चीज़ें मत उगाओ, ऐसी चीज़ें उगाओ जो सेल के लिए होती हैं। और इसके लिए फार्मर्स वर गिवन हायर प्राइसेस, फार्मर्स को इसके लिए हाई प्राइसेस भी दिया जाता था फॉर प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप। कैश क्रॉप क्या होती है, जो कैश में बिकती थी उस टाइम, लाइक कॉटन, जूट, इंडिगो। क्लियर है। और इस कैश क्रॉप का वो क्या करते थे, अंग्रेज क्या करते थे, इस कैश क्रॉप का यूज़ करते थे रॉ मटेरियल के रूप में अपनी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के लिए। ठीक है, क्लियर है। और ये हाई लेवल प्राइसेस जो था ये इसने फोर्स किया फार्मर को कैश क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए रैदर देन फूड क्रॉप्स। तो फार्मर जो थे वो कैश क्रॉप ज़्यादा उगाने लगे और फूड क्रॉप्स कम उगाने लगे। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, 2 मिनट, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, एक चीज़ याद रखना, 2 वर्ड्स आते हैं, एक होता है वर्ड प्रोडक्शन, एक होता है प्रोडक्शन, और एक वर्ड होता है प्रोडक्टिविटी। ठीक है। प्रोडक्शन पता है क्या होता है, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कहूँ पूरे इंडिया में 600 टन प्रोडक्शन हुई। ठीक है, पूरे इंडिया में 600 टन वीट हुआ, राइस हुआ, तो इसे कहेंगे प्रोडक्शन। अगर मैं कहूँगा कि जो पर हेक्टेयर 100 टन या 10 टन पर हेक्टेयर प्रोडक्शन हुई, 10 टन पर हेक्टेयर प्रोडक्शन हुई, तो जब मैं पर हेक्टेयर कहूँगा उसे कहेंगे प्रोडक्टिविटी, कि पर हेक्टेयर ऑफ लैंड कितनी प्रोडक्शन हो रही है, पर हेक्टेयर ऑफ लैंड कितनी प्रोडक्शन हो रही है, उसे क्या कहेंगे, प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्शन का मतलब क्या होगा, ओवरऑल इंडिया में कितनी प्रोडक्शन हुई, उसे क्या कह देंगे, प्रोडक्शन कह देंगे। तो पर हेक्टेयर ऑफ लैंड जब बात करते हैं तो उसे प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है। तो हमारी इंडिया में जो प्रोडक्टिविटी थी उस टाइम कम थी, मीन्स पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन होती थी वो बड़ी कम होती थी। तो लिखा भी है यहाँ पे देखो साफ, प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर वाज वेरी लो। मैंने बताया ना प्रोडक्टिविटी कैसी थी हमारी, बहुत ही लो थी। और उसकी वजह भी थी, उसकी क्या क्या वजह थी, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, पानी की कोई फैसिलिटी नहीं थी हमारे यहाँ, टोटली एग्रीकल्चर डिपेंड होती थी उस टाइम रेनफॉल पे। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का तो अता पता नहीं था। क्यों नहीं टेक्नोलॉजी का अता पता था, देखो ना मैंने अभी बताया उस टाइम जमींदारी सिस्टम था। देखो खेती किसने करनी है, खेती फील्ड में काम किसने करना है, फार्मर ने, जमींदार ने तो करना नहीं। तो जमींदार क्यों मशीनें ला के देगा फार्मर को, उसको पता है मैं तो घर में बैठा हूँ आराम से। क्लियर है, वो तो घर में आराम से बैठा हुआ है। ठीक है ना, जमींदार जो है वो अपने घर में आराम से बैठा हुआ है। वो क्या करता था, वो क्यों लेके आएगा नवी नवी टेक्नोलॉजी फार्मर्स के लिए कि भाई तुम अच्छे से प्रोडक्शन करो, मेहनत तुम्हें कम करनी पड़ेगी। तो इस वजह से टेक्नोलॉजी भी हमें कम देखने को मिलती थी खेती में। और फार्मर इसलिए नहीं लेके आते थे टेक्नोलॉजी क्योंकि फार्मर की खुद की लैंड तो होती नहीं थी, तो फार्मर क्यों टेक्नोलॉजी लेके आए। इसी वजह से नेग्लिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, इसीलिए फार्मर फर्टिलाइज़र भी नहीं डालते थे क्योंकि उनकी खुद की लैंड तो होती नहीं थी। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी तो उन्हें केड़ा ज़्यादा मिलेगा, उन्हें तो उतना ही मिलेगा खाने पीने जोगे। तो वो फर्टिलाइज़र वगैरह की तरफ फार्मर ध्यान नहीं देते थे। और जमींदार को कोई लोड नहीं, उसे तो मेहनत करनी नहीं है, वो भी फर्टिलाइज़र वगैरह पे ध्यान नहीं देता था। क्लियर है। तो ये 3 कारण थे, इरिगेशन फैसिलिटी, टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी अच्छी, और फर्टिलाइज़र वगैरह का यूज़ नेग्लिजिबल ही था। तो इस वजह से लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी हमें देखने को मिलती थी। क्लियर है। एक चीज़ ये भी निगाह मार लेना कि 1947 में प्राइमरी सेक्टर पे कितने लोग डिपेंड थे, 72%। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्री सेक्टर पे कितने लोग परसेंट डिपेंड थे, 10%। और सर्विस सेक्टर पे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऐसी सर्विसेज पे 18% लोग उस टाइम क्या थे, डिपेंडेंट थे। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विस जो भी थी। ठीक है ना। तो ये परसेंटेज भी थोड़ी याद कर लेना। आगे हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि उस टाइम हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी देखी जाती थी। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी मतलब कि टोटली हमारी एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड थी, कॉलोनियल रूल पे हमारी एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड थी, इरिगेशन फैसिलिटी किस पे डिपेंड थी, रेनफॉल पे। ठीक है ना। अगर अच्छी रेनफॉल हो गई, गुड रेनफॉल हो गई तो गुड आउटपुट हो जाएगी, अच्छी आउटपुट। पुअर रेनफॉल हुई तो लो लेवल ऑफ आउटपुट देखने को मिलती थी। क्लियर है। तो अनसर्टेनिटी मीन्स कि फ्यूचर पे डिपेंड होती थी, फ्यूचर में अगर अच्छी चीज़ें हो गई, रेनफॉल अच्छी हो गई
तो अच्छी खासी हमें फसल मिल जाएगी, नहीं तो प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं मिलेगी। क्लियर है? तो ये हमने पढ़ा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है यहाँ तक? इसी तरीके से इस चैप्टर में हमने आगे क्या पढ़ना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ना है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर उसके बाद फॉरेन ट्रेड कैसा था हमारा, फॉरेन ट्रेड कैसा था एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे डेमोग्राफिक कंडीशंस कैसी थी। क्लियर है? ठीक है। और इसके बाद लास्ट हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और उसके बाद लास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है? तो बाकी नेक्स्ट जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे।